उस्मान शाहिद साहब, डॉक्टर आयमा, कल जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी तो मुझे वो विलियम बटलर येट्स की सेकंड कमिंग याद आ रही थी। एक दो लाइनें इजाजत हो तो पढ़ दूं, बहुत दिल चाह रहा है पढ़ने को। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग गाय, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosed upon the world। आपको एज स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, उस्मान साहब, ये कैसा फील हो रहा है ये सारी सिचुएशन देख के? सर बड़ी हौच पौच की सिचुएशन है, स्पेगेटी बाउल बनी हुई है दुनिया जिस तरीके से। हमें नहीं पता अभी कल क्या वट अपना दे हैव गॉट इन स्टोर अमेरिकन किस तरीके से कर रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरीके से फ्रेंजी और जिस तरह क्रूसेड लॉन्च की हुई है, अभी हमारे टॉपिक का पार्ट है ये कि जिस तरीके से पेंटागन को शेकअप किया उन्होंने वहां के ऊपर। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ हैं तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये विद इन द मार्जिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इजाजत है कि वो अपनी टीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसकी टाइमिंग और जिन सर्कमस्टांसिस में ये पर्जिंग स्टार्ट की गई है उसके अंदर हम देखते हैं कि ब्राउन और जिस तरीके से नेवल चीफ को उन्होंने सैक किया, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्मेंस के हवाले से तो कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं इस तरीके से। ओबामा आए, उन्होंने पहले टेन्योर के पहले 6 महीनों के अंदर ही है डेविड जो एक चार्ज लगा है उस्मान साहब, एक चार्ज लगा है। डीआई की हायरिंग का चार्ज है कि वो उस तरीके से हायर हुए हैं, और जो बिगेस्ट कॉलिंग कार्ड था इनके पास वो प्रमोट कर रहे थे इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को अमेरिकी फौज में, लेकिन वो पॉलिसी का पार्ट था ना, वही मतलब वो तो बता रहे थे। लेकिन वो पॉलिसी का पार्ट था। इसी ब्राउन को डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट अपने टेन्योर के अंदर जो ये अपना क्या कहते हैं जॉइंट चीफ ऑफ एयर फोर्स अपना तैनात किया था, और अभी वही डीआई हायरिंग का इल्जाम लगाते जिस तरीके से उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने नेवल चीफ को भी कहा कि अगर वो उसी तरीके से डीआई हायरिंग है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर हर टू कि वो इस जगह पे जाके पहुंच सकती थी। तो मेरे ख्याल में ओबामा इसी तरीके से माजी के अंदर हम देखते हैं जिस तरीके से कोरियन वॉर के अंदर उन्होंने लीडरशिप चेंज की आर्मी की, और खुद अपना इब्राहिम लिंकन ने जो सिविल वॉर के टेन्योर में की, तो इसकी एग्जांपल्स तो मिलती हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड मूव नहीं। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रिटायर्ड आर्मी के उस जनरल को लेके जॉइंट अपना चीफ बना रहे हैं, वो खुद 3 स्टार जनरल है और वो कॉम्बैटेंट ब्रांच का भी नहीं और सर्विस ब्रांच का भी नहीं है, उसको लेके वो 4 स्टार जनरल बना रहे हैं। जबकि ये वो बंदा जिससे 2018 में इराक के अंदर अपने विजिट के दौरान उन्होंने मुलाकात की थी, उसने कहा था आई कुड किल फॉर यू व्हाइल हेयरिंग ए मेगा हैट। तो इस तरह का बंदा, और वो खुद वहां पे डिप्टी कमांडर था सेंट्रल उनकी ऑपरेशन जो अपना ब्रिगेड थी उसके अंदर है। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े इंप्रेस थे उसके इस तरह के मोटिव से, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया उन लोगों को जो वॉर क्राइम्स, उन आर्मी के ऑफिसर्स को जो वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे वहां के ऊपर अफगानिस्तान में। और यहाँ पे एक और बड़ी चीज जो यूजुअली अभी तक मीडिया उस तरीके से उसको प्रोजेक्ट नहीं किया, अमेरिकन मीडिया में तो काफी इसको लेके बज़ है कि 3 लॉयर्स जो कि नेवी आर्मी और वहां की जो एयर फोर्स है उसके उसको उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते हैं, और वहां के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जिस तरीके से कोई लैकूनास हैं उसको एड्रेस करते हैं, उनको फायर कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लॉ बेस्ड, क्योंकि वहां की पूरी दुनिया की आर्मी, अनलाइक अगर हम बात करें कुछ अपना रोग कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, उनकी आर्मी के अलावा वो ऑर्डर को ओबे नहीं करते, वो लॉ को भी ओबे करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप आर्मी का एक ऐसा पैराफर्नेलिया लेके आना चाहते हैं जिसके अंदर क्या डॉक्टर सैन साहब कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब, यू हैव अ कमेंट ऑन दिस होल थिंग? मैं वो उस्मान शाहिद साहब से पूछना चाह रहा था कि 3 स्टार जो है वो रिटायर होने के बाद भी जब वापस आता है तो 4 स्टार हो सकता है ना? जी हो सकता है, लॉ की प्रोविजन होगी, बट यही तो सवाल उठ रहा है। चले, मैंने कहा कोइंसिडेंस सा लग रहा है जनरल वो सर कोइंसिडेंस सा लग रहा था, वो जनरल फैज के भी 3 स्टार है ना, मैंने कहा हो सकता है 4 स्टार हो जाए। तो आपके दिल में ये बातें आ रही थी, मुझे समझ आ गई थी। डॉक्टर आयमा, ये सिचुएशन आपको कैसी लग रही है? आपकी रीडिंग क्या है ऑफ ऑल दीज अनफोल्डिंग्स? आपका माइक ऑफ है प्लीज। Sorry. So I don't know about कि ये safety and उस हिसाब से किस तरफ जाए. Just 2 main points that I want to touch upon today. The first one is I think
Mr. Trump is trying really hard कि वो अपनी country को तो safe, secure and making America great again, जिसकी वजह से अब उन्होंने नए जो residency laws बना दिए इसमें you can come invest $5 million in the US to get residency. One thing. The second thing is जो उनकी inward economy है उसको देखते हुए I do think he's trying to cut off all ties to wars, etc. जहाँ से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा. Keeping in mind or not keeping in mind कि US का सबसे ज़्यादा exports, etc. is in arms and ammunition. The third thing is, which is very interesting to me, is how he's trying to cut off ties with Kiev, Ukraine. जो कल भी केव के साथ एंड जनरल ज़ेलेंस्की के साथ जो मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि that's fine or Kiev is fine to have economic reforms with the US, but we need to know what sort of security US will provide us. ठीक है, वरना उससे पहले हम उनको कोई इकोनॉमिक लैंड, वीट, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है. So I think keeping all these things in mind, the economic paraphernalia of the world globally right now is quite a hopscotch. The same thing Mr. Usman Shahid said. कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि which way things are going. क्योंकि he's pulling back, Mr. Trump is pulling back his aid towards Ukraine. जो कि काफी ही एक इंटरेस्टिंग है. एक टाइम पे they were the only ones के वो कहते कि नहीं जी whatever Russia is doing. And also I do see कि US जिस तरह हमारे काफी प्रोग्राम्स में और डॉक्टर हसनैन ने भी पहले कहा हुआ है कि US is lending her hand towards Russia. There's no commotion between US and Russia anymore. जो भी है, it is just on the papers, but I do see them going in the same direction. So the elite club does look evident from all the analysis और जितनी बातें आज तक हम लोगों ने shows में की हैं. And in terms of the bombings today, especially Gaza and Syria and everything, I really want to see where the Muslim front is going, not just the religious way, but generally the economic and Muslim front के वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या चीजें किस तरह होने वाली है. I don't UAE तो वैसे भी जो I2U2 के अंदर there is UAE in there इसराइल के साथ. So I don't see Israel and UAE being two different components, right? क्योंकि UAE का जो ये जो I2U2 है उसमें उन्होंने कहा UAE को we want UAE to be the security provider, वो हालात ठीक रखेगा एक्सेट्रा. यहाँ तक सुना है कि ये जो पैसा दिया था अमेरिका ने $350 बिलियन, उसमें से 150 तो मिल नहीं रहा, उसका तो ऑडिट ही नहीं है, कहीं वो हिसाब किताब ही नहीं है. अब सुनने में ये भी आया है कि वो पैसा तो दुबई में शिफ्ट हो गया है. हो भी सकता है. आई मीन ये तो पहले भी हिस्टोरिकली अगर आप देखें कई जगह पे हुआ, पाकिस्तान को भी पैसा दिया गया था फॉर वॉर्स, तो वो भी एम्यूनेशन और पैसा गायब हो गया. तो हिस्टोरिकली इट हैज हैपेंड. आप तो जरा ये इंटरनेशनल लॉ और इकोनॉमी का ये स्ट्रक्चर समझती हैं. ये एक मुल्क डेजिग्नेटेड है दुनिया में, दुनिया ने इसे तस्लीम कर लिया कि यूएन चार्टर में है कि जो लूट का पैसा लेके आए यहाँ पे ले आए और उस मुल्क से कोई सवाल नहीं होगा. इज दैट व्हाट यूएई स्टैंड्स फॉर? देखिए हर कंट्री का लॉ होता है, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टू शो द मनी चैनल, द मनी रूट्स. यूएई के लॉज बहुत लैक्स हैं बिकॉज यूएई इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑयल इकोनॉमी. तो उनके काफी लैक्स लॉज हैं जिसकी वजह से अगर आप देखें जो पाकिस्तान का भी हुंडी हवाला सिस्टम है सारा यूएई से ऑपरेट होता है वहां पे. तो इसलिए यूएई पे बहुत सारे लोग करते हैं ये काम. बट ये जो रिलैक्स लॉज हैं, पाकिस्तान में भी हुदूद लॉज थे जिसके ऊपर सारा यूरोप बोलता था, फंडिंग आती थी, एक उसके ऊपर एक पूरा सिस्टम प्रोग्राम चलता था. एक मुल्क जो कि सारी दुनिया की ब्लैक मनी इकट्ठी कर रहा है, इसके ऊपर आज तक किसी मुल्क ने, बड़े मुल्क ने सवाल नहीं उठाया. तो क्या हम ये समझें कि उन मुल्कों में रहने वाले ओलिगार्क्स जो है वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं इस मुल्क की, और ये सारी दुनिया के जो करप्ट लोग हैं ये उनका अड्डा है, ये मुल्क नहीं है. इस पे एक्सप्लिसिटली तो नहीं कह सकती है करप्ट लोग हैं जिसका काला सफेद पैसे पर, लेकिन सवाल किया. आप इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. इसकी एग्जांपल आप यहाँ से लें कि बहुत सारा पैसा मोनाको में जाके पहले पार्क होता था. इट्स यूरोपियन टेरिटरी, मोनाको में करता था. उसके बाद फॉर years and years the money then parked in Italy and Sicily. ठीक है, उसके बाद for years and years money got parked in London. But then वो एक shift of regime होता है because Russia didn't have good relationships with England and money was being seized. So right now it's UAE which is being allowed to do all this. But जब UAE का भी मतलब निकल जाएगा UAE से तो वहाँ पे भी सख्ती आ जाएगी. But yes, UAE has lax laws, but I need to mention this कि जब उसका वक्त निकल जाएगा उसके साथ
मतलब निकल जाएगा, then you will see how It's only a cards matter turn. of time, not of principle. It's only a Yeah. matter of time. Time, yeah. इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है. डॉक्टर सैन साहब हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे. आई वांटेड के उनके वो जो उन्होंने सारी एक थ्योरी पेश की है ऑफ टाइम ट्रेवल लाके, वो वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उसको आगे लेके चलते हैं. उस्मान साहब, ये सिचुएशन है, तो अब ये आपको मिडिल ईस्ट की सिचुएशन आगे जाती कहाँ नजर आती है? आपकी रीडिंग क्या कह रही है कि ये इस तरह अभी सीरिया के ऊपर कब्जा हुआ है, देन देयर विल बी नेक्स्ट और फिर उसमें ईरान कोई अब गड़बड़ नहीं करेगा, वो कह दें कि चलो अब जो करना है कर लो. जी, ईरान के हवाले से जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको तो बड़े अपना ब्रूटल तरीके से डिसमेंटल कर दिया है इसराइल ने ये गजा की वॉर के अंदर. हम देखते हैं लेबनान के अंदर जिस तरह सदर्न लेबनान को उन्होंने मैनेज करके उनकी टॉप टीयर को अपना एलिमिनेट किया है, इसी तरीके से गजा के अंदर हमास की टॉप टीयर जो है उसको मार दिया गया था. और उसके बाद हौसी बागियों के जो हमले हैं उसको भी कंटेन करने की उन्होंने कोशिश की, और सीरिया के अंदर रजीम का डिबाकल. तो मेरे ख्याल में इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के टूटने के बाद ईरान के ऊपर एनॉर्मस प्रेशर है. अभी मंडे को सेकंड जो वेव थी सैंक्शंस की वो इम्पोज की गई है उनकी नेशनल जो ऑयल कंपनी है उसके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से. और एक महीने के अंदर ये दूसरी दफा हुआ है. तो वो जीरो के ऊपर अपना लेके जाना चाहते हैं. डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कह रहे थे कि मैं ये जो शेडो इनका बिजनेस है ऑयल का इसको हर सूरत में रोकूंगा, तो मेरे ख्याल में दीवार के साथ लगा के वो इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं. जबकि दूसरी तरफ रशिया जो है वो बिल्कुल साथ खड़ा है. अभी 2 दिन पहले सरगेई लारोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने टच डाउन किया और सॉलिडारिटी शो की उनके साथ. ईरान अभी नो डाउट दे हैव बीन वेरी वोकल कि हम किसी सूरत के अंदर अपने जो हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. लेकिन जिस तरह से ईरान के अंदर लोग हम डिसग्रंटल्ड हैं, हम देखते हैं इलेक्शन के अंदर उन्होंने उस तरीके से टर्न आउट नहीं हुआ, पार्टिसिपेशन नहीं की, तो मेरे ख्याल में उनके पास भी बड़ी लिमिटेड इस वक्त ऑप्शंस हैं. जबकि सीरिया की बात करें तो आई थिंक वी आर रीडिंग टू मच इनटू दैट कि ग्रेटर किस्म की फीलिंग इस वक्त यूरोप में मौजूद है. I don't know if I should call it anti-American sentiment brewing there. वहाँ पे अब ये पक रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, 80 साल यूज करके हमें डिच कर दिया है, और अब रूस के साथ जाके तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया. तो अब वहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग है, तो ये जो मिडिल ईस्ट को नेटो की सपोर्ट फलाना तो डजंट मैटर एनी मोर, यूरोपियन नेशंस, और इफ नीड भी आपको लगता है कि अब फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी और दूसरे अमीर मुल्क यूरोप के वो आएंगे इस खेल में हिस्सा डालने के लिए, पैसा देने के लिए? I- मुझे प्लीज I'll just thank you, sir. Yes, please go ahead. आप करिए. देखिए यहाँ की जो इकोनॉमीज हैं या यहाँ के जो गवर्नमेंट्स है ना, दे कीप थिंग्स वेरी सप्रेस्ड. यहाँ पे आपको एक बहुत वोकल एक्सप्रेसिव वो स्टैंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर एंटी या एग्रेशन की तरफ जाती है तो द गवर्नमेंट it's allowed, but people are more literate, more humble. तो इसको आप extreme right wing लेंगे. अब देखें जैसे जर्मनी में elections हुए और extreme right wing won the elections, ठीक है? So the economic growth in Germany, Italy, France, UK itself has been so tight, and a cost of living has been so high. Energy crisis after Ukraine, etc. has been so high कि politically अगर किसी जगह पे आपके leaders, politicians जाना भी चाहते हैं ना, तो आवाम उनको रोक देती है, because these are real democracies. बोला हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, taxation is so high, you know, where how can you spend on NATO, how can you spend on this? मतलब ये है कि अपना खर्चा तो वो बढ़ा रहे. अमेरिका ने कहा 5% अपना डिफेंस बजट करें, और अब उनसे फरमाइश ये भी करे कि आप यहाँ पे भी कोई वो नेटो फोर्सेस डिप्लॉय कर दें, इधर भी खर्चा करें. Why would they listen to the USA anymore? That's the question. I think they've always had the choice to listen and not listen. It's always the long-term policy, but within the period of time, governments and politicians and parties have seen that hostility is not the answer. And the other thing is, जो दूसरी economies हैं, they have coped up, they have accelerated, and they have made their economic impact, एक अपनी presence बना ली है. There is no dependence. अगर आप देखें दुनिया में बहुत कम economies हैं जो कि बहुत बुरी तरह से dependent है, वरना जितनी भी मेन, अब China has caught up, Russia has caught up, Yugoslav की war हुई थी, Bosnia, all these countries are catching up. तो दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट. तो उस तरह का अमेरिका का भी रोब धक्का नहीं रहा कि यूं ही करें. सो इट्स अ डिफरेंट गेम नाउ. इट्स अ game of diplomacy and politics now. So that's how I see it. A game of diplomacy anymore?
It is the I game. think the way I see the elite club, the way I see the elite It club, only appears to be a game of naked sword.